मैं कुश कुमार आपका बायोलॉजी वाला पर स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए एक बात दिमाग में रख लीजिए कि फिजिक्स आपको डेली पढ़ना होगा। फिजिक्स करने का मतलब अभी 10th में है तो साइंस आपको डेली पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 न्यूमेरिकल बना लिए फिर 10 दिन बाद न्यूमेरिकल को टच किए, फिर तब वैसा दिमाग नहीं चलेगा जैसा आप सोचते हैं। ठीक है, एक दिन बैठे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ गए, अगले दिन से पढ़ना छोड़ दिए, फिर 4 दिन बाद पढ़े नहीं। ऐसा नहीं, आज 4 दिन का खाना एक दिन खा लो, 4 दिन बाद क्या सेम चीज़ कहाँ पर फॉलो होता है? पढ़ाई पर। पढ़ाई में जो लाइट चैप्टर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, लाइट, ध्यान सुनिएगा। क्या है? लाइट। लाइट का हिंदी अगर कीजिएगा, लाइट का अगर आप हिंदी कीजिएगा, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश। ठीक है, लाइट के हिंदी को क्या कहते हैं? प्रकाश। लेकिन दूसरी तरफ इसी को कहते हैं रोशनी। क्या कहते हैं? रोशनी। प्रकाश स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। रोशनी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। कौन बोला पुल्लिंग है? रोशनी किस लड़का का नाम देखा है? अच्छा चलो, इसी का नाम है किरण। किरण को तो समझ सकते हो, हालांकि किरण रे को कहते हैं, लेकिन ऐसे समझ सकते हो। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर +5 और -5 यानी दो अलग अलग सिंबल के साथ कोई चीज आता है, इसका वैल्यू क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लाइट कुछ भी है, अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना बात तय हो गया कि लाइट जो है ये चार्ज लेस पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लाइट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लाइट और साउंड दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर अंतर क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी आप किसको कहते हैं? एनर्जी आप किसको कहते हैं? कैपेसिटी, द एबिलिटी टू डू वर्क, उसी को एनर्जी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, आप किसी काम को कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे पहले आप 9th में साउंड पढ़े, वहां पढ़े साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक के मदद से हम देख पाते हैं, जो अभी लाइट हम लोग पढ़े। साउंड उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके मदद से हम किसी चीज को सुन पा रहे हैं, लेकिन अंतर इतने तक अगर सीमित हो जाता है क्या? नहीं। दूसरी बात, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन लाइट को ट्रेवल्स करने के लिए नो नीड ऑफ मीडियम, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट वैक्यूम्स में भी जाएगा, कोई दिक्कत? इस बात पर थोड़ा और जोर डालते हैं कि लाइट के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अगर मान लीजिए लाइट के पास चार्ज होता, ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी चीज में, किसी चार्ज पार्टिकल में लाइट फॉल करवाते, या तो ये इसको अट्रैक्ट करता या तो रिपेल करता। दो केस होता। अगर ये भी चार्ज पार्टिकल है और ये भी चार्ज पार्टिकल, अगर दोनों सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अगर अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा होता है क्या? चंबुक पर लाइट मारेंगे तो लाइट पिघला जाता है क्या? नहीं पिघलाता। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? लाइट के पास कोई चार्ज नहीं होता है। लाइट जो होते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। लाइट जो होते हैं इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या करें? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, and this property is called rectilinear propagation of light। पढ़ा चुके? सारा कुछ लिखा हुआ है। ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना था, इसीलिए दोबारा चलिए यहाँ। इसको क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 multiplied 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ये मूल बात जो आपको याद रखना, ठीक है? कोई दिक्कत? ये हम लाइट के बारे में जाने,
लेकिन इस चैप्टर में बार बार 3 चीज हमारे सामने आएगा, लाइट, ध्यान सुना, लाइट, मिरर और ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? लाइट, मिरर और ऑब्जेक्ट। अभी हम लोग लाइट के बारे में जाने, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में जाने। कोई दिक्कत? इसको मिटा, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, पिछले क्लास में लिखवा चुके थे। जो लिखने वाला चीज़ है शायद स्पीड नहीं बताएंगे, उसको लिख लीजिए। और लाइट के बारे में लिखना है, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। आइए ध्यान, क्या बोले अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। देखिए ऑब्जेक्ट जो है ये मैन मेड भी हो सकता है और सेल्फ मेड भी हो सकता है, दैट मीन्स नेचुरली भी हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट के बेसिस पर ऑब्जेक्ट को यानी बॉडी को हम 2 प्रकार में पढ़ते हैं। एक को कहते हैं ल्यूमिनियस और दूसरे को कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस जिसके पास अपनी लाइट होती है और नॉन ल्यूमिनियस जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती। जिसके पास अपनी लाइट होती है, अल्टीमेट सोर्स कौन सा है? सन, ठीक है, इतना बड़ा चीज आप देख पा रहे हैं। और जिसके पास अपना नहीं होता है, मून। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में? क्योंकि ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं इसलिए बस हम रिकॉल आपको करा देते हैं। ऑब्जेक्ट फर्दर अगर उसके कैरेक्टर पर बात करें तो ऑब्जेक्ट को भी हम लोग 3 कैटेगरी में और 3 कैटेगरी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट आर पार विजिबल होता है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? जैसे सूती कपड़ा अक्सर ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट है, इससे बाहर हम देख पा रहे हैं। कोई दिक्कत? ट्रांसलूसेंट जिसमें हल्का फुल्का आप देख पाते हैं, लेस अमाउंट ऑफ लाइट, लेस अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ऑपेक ऑब्जेक्ट, इसमें से लाइट पास नहीं करता। तो अगर मान लीजिए यहां से हम रोशनी दे रहे हो और ये इससे पार हो जाए तो इसका इमेज शैडो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। शैडो बनने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू। कोई दिक्कत? ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है कि लाइट के पाथ को ही रोक देता है। तो जैसे ही लाइट के पाथ को रोका तो इस साइड का इमेज बन जाता है। कोई दिक्कत? इमेज और शैडो में क्या अंतर है हम आपको समझा दिए। सॉरी, शैडो बन जाता है। शैडो और इमेज में क्या अंतर है हम आपको बता दिए। इमेज में भी कलरफुल बट शैडो नेवर बी कलरफुल, इट इज ऑलवेज डार्क। ठीक है, उसमें नाक दिखा सकता है, आंख दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं दिखा सकता है आपको कि बस एक, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का हमको शैडो बनाना है, बस ये ऐसा बनेगा, पूरा डार्क बनेगा। ये इससे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है लाइट कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये सारा बात आप जूनियर क्लास में पढ़ कर आए। कोई दिक्कत या परेशानी है तो बोलिए, हम बता देंगे। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? जल्दी नोट डाउन फटाक से। हाँ अब देखो थोड़ा मिरर, क्या देखे हुए? मिरर। मिरर को देखने की कोशिश करो। हमेशा तो आईना ही देखता है, दिन में कितने बार आईना देख लेता है? सेकंड। फिर जुड़ आओ देखो इधर मिरर। मिरर को जनरली 3 कैटेगरी में अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि सर ऊपर ऊपर भाग गए, ठीक है। ये सब टर्म आपको आएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम एक बार ओवरव्यू बता दें। प्लेन मिरर, जो मिरर आप देखते हैं ये मान के चलिए, ठीक है, इसको आप स्फेरिकल मिरर भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब इसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत?
अगर मान लीजिए ये एक सर्किल है, स्फेरिकल मिरर क्या है, एक सर्किल है, तो सर्किल का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है, सिंपल सी बात, नहीं कहलाता है। और सर्किल के बाउंड्री को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लाइन चैप्टर में इस सर्किल को हम कर्वेचर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, कर्वेचर। तो अगर ये सेंटर ऑफ सर्किल था तो अभी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे लाइट चैप्टर में, सेंटर ऑफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोला कर, ऐसे लगता है दिक्कत है। अगर ये रेडियस ऑफ सर्किल था तो साइंस में लाइट चैप्टर में इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ। कोई दिक्कत नहीं समझना है। मैथ में ये पूरा का पूरा सर्किल था और साइंस में इसको हम लोग कर्वेचर के नाम से जानते। तो जब तक सर्किल था तो रेडियस ऑफ सर्किल, लेकिन जब आप कर्वेचर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब इसी कर्वेचर का पार्ट या तो कॉनकेव होगा या तो सिंपल। अगर मान लीजिए इसको हम कट करें इस तरह से, इस इतने पार्ट को हम लोग कट करें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर हम लोग इतने पार्ट को कट करें और कोई दूसरा पार्ट, सॉरी कोई दूसरा इसका साइड, इसके पास दो साइड है ना, एक ये साइड एक ये साइड, किसी एक साइड को हम लोग कलर कर दें, किस चीज से, AgBr से, किसी से सिल्वर ब्रोमाइड से, किस चीज से, ये पेंट जो करेंगे AgBr से। कौन सा मान करता है, पेन हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, AgBr। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ गुफा बन गया, क्या बन गया, गुफा नहीं बन गया। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा होता है उसको केव कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, केव। केव मतलब गुफा, केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बोल रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो, कौन हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो, केव हो, कर्व्ड पोर्शन हो, उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर को याद कीजिए, कल हम लोग क्या बताए थे, क्या कहते हैं कॉनकेव को, कन्वर्जिंग मिरर बताए थे ना, कन्वर्ज करता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कोई चीज टकराने के बाद आकर कहीं मिलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा टकराने के बाद कहीं मिलने की कोशिश कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है, मिलने का, कन्वर्ट मतलब मिलना, बताए थे कन्वर्ट होता है, मिलता है। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स में इनर पोर्शन ही क्या होता है, कलर्ड होता है। इनर पोर्शन क्या होता है, कलर्ड होता है, यही पार्ट कलर्ड होता है। और कहाँ से रिफ्लेक्शन करना होता है, इस पोर्शन से उसको रिफ्लेक्ट करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि किरण यहाँ पर गिरा तो किरण इधर भाग जाएगी, और अगर किरण इधर गिरी तो किरण इधर भाग जाएगी, यानी जिधर से इसको सरकारी नौकरी का ऑप्शन दिखेगा उधर भाग जाएगी। जैसे ही भाग जाएगी तो इधर जाकर कहीं आपको मीट होता नजर आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, मीट होता नजर आएगा, मीट होता है नहीं होता है वो बात की बात है। तो इस केस में क्या हो गया कि आप क्या देखिए, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो इस केस में यानी कॉन्वेक्स के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन लेंस में इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, इतना बात समझिए। ये सब मूल चीज है, इसके बिना लाइट पढ़ना संभव नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये आप समझ गए टाइप्स ऑफ। आपको अभी हम क्या बताएं, लाइट बता दिए, ऑब्जेक्ट बता दिए, और हम आपको बता दिए मिरर। कोई दिक्कत, हम आपको बता दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम आपको बता दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे, कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि लाइट चैप्टर, जो टर्म लाइट चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। जैसे फोकल पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है, फोकस का सेंटर से क्या रिलेशन है, फोकस का रेडियस से क्या रिलेशन है, इन सारे बातों को अभी एक बार देख लेते हैं, फिर पूरे चैप्टर में धड़ल्ले से यूज करेंगे। और एक बात और समझ लीजिए, इमेज और शैडो में क्या अंतर है ये बात बता दी है। लेकिन इमेज को हम लोग दो प्रकार, एक पढ़ेंगे रियल और दूसरा पढ़ेंगे वर्चुअल। ध्यान सुनिएगा, एक पढ़ेंगे रियल और दूसरा पढ़ेंगे वर्चुअल। तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। रियल इमेज तब बनेगा जब वास्तविक में जाके कट जाएगा। तो वास्तविक में किस में कटता है, ध्यान से देखिए, कॉनकेव मिरर में कटता है या कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में। तो रियल इमेज हमेशा क्या बनेगा, ठीक है, लेकिन छठे केस में नहीं बनेगा, ठीक है। वो कौन सा केस होगा वो हम बताएंगे। लेकिन इसमें देखिए, इसमें ज्यादातर क्या बनेगा, ज्यादातर नहीं, सारा का सारा क्या बनेगा, वर्चुअल में। कोई दिक्कत,
समझ आ रहा है? कोई पूछेगा काय वर्चुअल बनेगा, बता दीजिएगा। ये पीछे में हमको लग रहा है कि मिल सकता है, लेकिन मिलता नहीं, काहे कि तो डाइवर्ज हो जाता है। जो कन्वर्ज होगा वही ना कभी जाके मिलेगा, जो हमेशा भटकते जाएगा कभी मिल सकता है नहीं। इतना बात समझ में आया? रियल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जो रियल बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, जो वर्चुअल बनेगा वो कोई प्रॉब्लम। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं, टर्म को समझते हैं। कोई दिक्कत? इसको मिटाएं, यहाँ से उतार लीजिए जो उतारना है। उम्मीद करते हैं तो सब कल रिवाइज नहीं होंगे, नहीं फिर भी कल से अच्छा डायग्राम बना हुआ है, देख लीजिए। आइए अब ध्यान दीजिए, अब ये बात याद रखिएगा, रियल जो बनेगा वो क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्टेड। आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, सर जब प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन करता ही है, तो उसका अलग अलग पार्ट हमको काहे पढ़ना पड़ रहा है? काहे हमको कभी स्फेरिकल कॉनकेव पढ़ना पड़ता है, कभी कॉन्वेक्स पढ़ना पड़ता है? इसको समझिए। देखिए पहले तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी समझिए। किसको समझिए? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। चलिए एक बात हम बता देते हैं आपको, प्लेन मिरर में इमेज जब भी बनेगा वर्चुअल बनेगा, जब भी बनेगा वर्चुअल बनेगा। दूसरा आप बताइए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? सोचो। अरे यार कॉन्वेक्स मिरर पे हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी बता रहे थे, तुम कॉनकेव कॉन्वेक्स पे दौड़ रहा है। मेरा बात सुनो, हम बोले प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का एक प्रॉपर्टी हम तुमको बताएं कि वर्चुअल होगा, तो दूसरा तुम बताओ क्या होगा? जब हम कह रहे हैं वर्चुअल होगा तो तुम रियल होगा, रियल होगा। अरे कोई चीज वर्चुअल होता है तो उसका क्या होगा? वो इरेक्ट नहीं होगा। पागल वाला मत, जितना आसान करना चाहते हैं उतना डिफिकल्ट बना देते। कोई चीज वर्चुअल होगा तो वो इरेक्ट होगा, इसको दिमाग में रखो। देखो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है इसका मतलब वो वर्चुअल है। ये तुमको वर्चुअल वाले पॉइंट से ये 3 पॉइंट आना चाहिए। वर्चुअल कब बना? जब बिहाइंड द मिरर, याद है ऐसे मिरर बनाए थे, अगर इधर कट जाएगा तो ये तो रियल बन जाएगा, लेकिन मिरर के पीछे बनेगा तो क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। समझ आ रहा है? चलो ये सब सीखा करिए। तो ये क्या बनाएगा? बिहाइंड द मिरर बनाएगा और एट द सेम डिस्टेंस बनाएगा, एट द सेम डिस्टेंस। ये सेम डिस्टेंस का मतलब समझता है? आईना से तुम जितना दूर रहेगा ना उतने दूर पर अंदरों में तुम्हारा इमेज बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप समझो, लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड। ध्यान से सुनो, घबराना मत। सर आप बोले इरेक्ट होगा, आप बोले इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, लेकिन हम बोले लेटरली इन्वर्टेड। क्या है? लेटरली इन्वर्टेड। डायग्राम अगर एनसीईआरटी का देखते हो तो आप लोग देखते होगा लेटरल सेक्शन, बहुत सारे डायग्राम के नीचे में दिखा होता है लेटरल सेक्शन, मतलब साइड व्यू, साइड से काटा गया है इस इमेज को। नहीं समझ में आ रहा है? अगर मेरा सर नीचे चला जाए और पैर ऊपर आ जाए तब तो हम समझेंगे हम उल्टा है, लेकिन मेरा ये हाथ इधर आ जाए और ये हाथ इधर आ जाए, साइड वाइज हम उल्टा हो गए, सीधे उल्टा तो नहीं हुए। समझ आ रहा है? एक बार उल्टा करना, पैर को ऊपर कर देना, सर को नीचे कर देना, तब इन्वर्टेड हो गया। लेटरली इन्वर्टेड मतलब इधर वाला इधर आ जाएगा, शरीर में आएगा। कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी? तो लेटरली इन्वर्टेड मतलब साइड वाइज अपोजिट हो जाना। जो आपका राइट रहेगा ना वो आईना में देखिएगा लेफ्ट उठाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम यहाँ पर खड़ा हैं, कोई मेरा फोटो कॉपी मेरे सामने मेरे तरफ घूर के खड़ा हो, उसका ये वाला साइड तो इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो मेरे तरफ घूम ही नहीं सकता है। अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पर पहले से करें, अगर अब हम यहाँ ऐसे घूमे तो मेरा ये जो इधर था हाथ वो किधर जा रहा है? देखिए इधर जा रहा है। तो जैसे ही आप खड़े हो गए तो मिरर में जो आपका इमेज बना वो तो आपके तरफ बनता है ना, वो पीछे की तरफ थोड़ी बनता है, आगे तरफ बना। तो आगे तरफ जो बना तो वो कैसे बना? घूम के बना। तो आपका जब ये हाथ उठाइएगा तो उस मिरर में कौन सा हाथ उठेगा? अपोजिट हाथ उठेगा। तो इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अगर आप राइट हैंड अप कीजिएगा तो मिरर में लेफ्ट हैंड रखिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। समझ में आ रहा है? ये 5 प्रॉपर्टी प्लेन मिरर का आप याद रखिएगा। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, एट द सेम टाइम बनेगा और लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। लिख लीजिए। इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन आई। अब सुनिए इंपॉर्टेंट टर्म जिसके मदद से हम रिफ्लेक्शन को समझेंगे। ठीक है, हालांकि बुक में पहले दे दिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर आपको बताया है टर्म, लेकिन आपको पहले टर्म मालूम नहीं रहेगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या बोलेंगे आपको समझ लीजिए। ठीक है, तो टर्म को समझिए। अगर मान लीजिए ये कोई एक सतह है, ये कोई एक सतह है, ये क्या है? सतह है, यानी कोई एक सरफेस है।
अगर इस पर कोई चीज गिरता है, अगर कोई चीज गिरता है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, रे क्या होता है, लाइट जो सीधी रेखा में चलती है ना, तो सिंगल पीस वो क्या हो गया, रे। अगर रे का बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा तो उसको कहेंगे बीम ऑफ लाइट। कोई दिक्कत, यानी ये एक रे हो गया, ये क्या हो गया, रे। अब बहुत सारा रे आ जाएगा, बहुत सारा रे आ जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर किसी समतल सतह पर कोई रे गिरता है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जो इस पर टकराने के बाद वापस भागती है, जो इस पर टकराने के बाद वापस भागती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझिए। हम क्या बोले कि ऊपर से गिरने वाली किरण इंसिडेंट रे कहलाती है और जाने वाली किरण रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। अब देखिए, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये डिपेंड करता है सरफेस पर। किस पर डिपेंड करता है, सरफेस पर। अगर सरफेस स्मूथ होगा या रफ होगा, समझ आ रहा है। तो अगर देख लीजिए, अगर देख लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देख लीजिए कि कोई चीज गिर रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक दो किरण और गिराइएगा तो एक दो किरण और भागेंगी। तो दिक्कत, ये गिरने वाली और ये जाने वाली। तो इस तरह से आप क्या देखिएगा कि जो गिरने वाली किरण है वो एक दूसरे के पैरेलल है और जो जाने वाली किरण है वो भी एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि नीचे हम लोग क्या लिए हैं, स्मूथ सरफेस लिए हैं। तो इसी को एक्चुअली हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं, इसी को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, किसी चीज पर किरण का गिरना और टकरा कर वापस चला जाना। जैसे मान लीजिए बॉल लीजिए और दीवार में मारिए तो टकराने के बाद आपके पास आ जाएगा, ये हो गया उसका रिफ्लेक्शन होना। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब कोई भी किरण किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में आ जाती है उसको परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत, रिफ्लेक्शन इंग्लिश में कहते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी एक सरफेस से टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हो जाना लाइट का क्या कहलाता है, ठीक है। कहते हैं ना चिड़िया को अपने अपने पक्षी को आजाद छोड़ दीजिए, अगर आपका है तो फिर आइए जाएगा घूम फिर, ठीक है। और नहीं कितनों जबरदस्ती रखिएगा, पिंजरा में रखे रहिएगा, एक दो दिन मिस्टेक वापस खुल जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इसको क्या कहे, रिफ्लेक्शन कहे। रिफ्लेक्शन समझ में आया किसको कहे, रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, किसी सतह पर किरण गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर भागता है, ठीक। जैसे देखिएगा, बताते हैं, क्लास में आप लोग किए होइएगा, तनी गलती से आप लोग अति पर घड़ी पर सूर्य की किरण पड़ गई होगी तो क्लास में एक बार ऐसे हो गया होगा, आप तुम जान जान के जहाँ होगा वो बैठ के दूसरे के मुंह पर ऐसे करके मारता होगा। याद आ रहा हो हरकत, नहीं किया ऐसा कभी। अगर क्लास में गलती से तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा तो तुम सूर्य के पास बैठ जाएगा बेंच के नीचे में, ऐसे करके क्लास में जाके मैम के मुंह पर मारे, डिस्टर्ब हो जाए मैम पढ़ाने, क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर स्मूथ सतह से होगा तो उसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसको क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन अगर अनइवन सरफेस से होगा, यानी रफ सरफेस से होगा, कभी गिरा तो इधर भाग गया, ठीक है, और सॉरी, ठीक है, और कभी यहाँ गिरा इधर भाग आया, इसमें आप क्या देखिएगा, अनइवन पैटर्न बनेगा। इसमें आप क्या देखिएगा, अनइवन पैटर्न बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहता है। समझ में आया बात, समझ, मेरा बात समझ आ रहा है, मेरा बात समझ आ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो अनइवन पैटर्न बनाया इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए रिफ्लेक्शन के भी लॉ होते हैं, अपने मन से नहीं, गिरा भाग जाएगा, अपने मन से नहीं, उसका नियम में रहो, नहीं तो हॉस्टल से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो नियम में कैसे रखा गया उसमें, नियम कहा कि भैया जो किरण गिरी और जो किरण गई, ठीक है, इसको क्या कीजिए कि बीच से डिवाइड कर दीजिए, यानी इस पर एक अभिलंब खींचिए, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। परपेंडिकुलर करने का मतलब इस पर 90 डिग्री खींचिए, इस तरह से नीचे काटिए, ऊपर काटिए और नीचे ऊपर वाले लाइन को मिला, कोई दिक्कत। और इसको नॉर्मल कहिए, इसको क्या कहिए, नॉर्मल कहिए। तो आप क्या देखिएगा, आप क्या देखिएगा, इसी का हम साफ इमेज बना रहे हैं, इसी को हम लोग जूम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझिए, ताकि आप आसानी से समझिए, ताकि आप आसानी से समझिए। हम कहे कि किसी एक सरफेस पर जिस पर एक किरण गिर रही थी और टकराने के बाद किरण वापस जा रही थी, इसके सतह को 20 से डिवाइड करना है
और जब आप इसको 20 से डिवाइड कीजिए तो इसको नॉर्मल नाम दे दीजिए। इसको क्या नाम दे दीजिए? नॉर्मल। इसको क्या नाम दीजिए? नॉर्मल। और गिरने वाली किरण क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। और जाने वाली किरण क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। जाने वाली किरण क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। चलिए देखिए यहाँ पर आप क्या देखिए, गिरने वाली किरण क्या कहलाया? इंसिडेंट रे। और जाने वाली किरण क्या कहलाया? रिफ्लेक्टेड रे। और इसको जो 20 से हम लोग जिस लाइन से डिवाइड किया उसको कौन सा नाम दिए? नॉर्मल लाइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नॉर्मल लाइन के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उस एंगल को एंगल आई कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? जब इंसिडेंट रे किसके साथ बनाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे अपना एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल आर। और उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और नियम कहता है ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यही रूल है। अगर कोई किरण 40 डिग्री पर गिरी तो उसको 40 डिग्री पर ही भागना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए अब इसी में एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा नियम जान लीजिए पहले। ये रिफ्लेक्शन का पहला नियम कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। अब एंगल आई क्या है हम आपको समझा दिए। अगर इसको हम ए कह ले, इसको ओ कह ले, इसको सी कह ले, तो ए ओ सी जो है एंगल ए ओ सी जो है ये एंगल आई है। और एंगल डी कह ले इसको, तो डी ओ सी जो है ये क्या है? एंगल आर है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? लेकिन अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन करना चाहें, अगर सॉरी अभी तुम क्या बता रहे थे? दूसरा नियम। ये तो पहला नियम, इसको लिख लेना। दूसरा नियम बताते हैं। अब देखिएगा तीनों का तीनों क्या है? एक के पॉइंट पर मिल रहा है। मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल को यहाँ रख दीजिएगा कि यार सर एंगल बनिए नहीं रहा है, हमारे को करिए। यहाँ पर तीनों रहेगा तब एंगल बनेगा। समझा? ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस से कोई काम नहीं होगा, हमेशा एक पॉइंट पर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पर रहेगा तब ये जाकर एंगल बनेगा। इधर उधर बोकेगा तो एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, चल तब क्या होगा? यहाँ पर सेकंड लॉ आएगा कि इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव एंगल यानी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन मीट्स एट वन पॉइंट ऑफ सेम प्लेन। एक प्लेन के एक ही बिंदु पर सारी चीज मिलेंगे। कोई दिक्कत? चल अब देखिए, अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछते कह दिया कि भैया ये एंगल जो आपको दिया हुआ है ना, ये एंगल ए ओ ई जो दिया हुआ है, ए ओ ई दिया हुआ है 60 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो आपको पूछा कि एंगल आर बताइए कितना होगा? कितना होगा? 30 होगा। क्यों 30 होगा? क्योंकि जैसे ही हम ये परपेंडिकुलर खींचे तो पूरा 90 डिग्री हो गया। अब ये 60 हो गया तो ये 90 माइनस 60 होगा, यानी 30 होगा। और एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो ये 30 बराबर ये 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? चलो आप समझो। ए भैया मेटल का प्रॉपर्टी है, समझ में नहीं आता। कितना निकल गया आपको? 30 डिग्री। आप हमको ये निकाल के बताइए। 60 हो जाए। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे? यहाँ पर एंगल आई बराबर एंगल आर से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसमें। कोई दिक्कत? अगर 30 पर गिरा तो 30 पर। कोई दिक्कत? अगर कह दे कि एंगल आई प्लस एंगल आर, एंगल आई प्लस एंगल आर 120 डिग्री है, ठीक है, तो हमको एंगल एक्स का वैल्यू बताइए। एक्स का वैल्यू बताइए कितना होगा? काय 30 होगा? शेखर बताएगा। एंगल आई और एंगल आर 60 60 100। हाँ एंगल आई प्लस एंगल आर मतलब ये तो हो गया एंगल 2i कह लो या एंगल 2r कह लो, ताकि दोनों तो बराबर है ना एंगल। तो ये हो गया 120, तो एंगल आई बराबर कितना हो गया? 60। तो ये अगर 60 हो गया तो बीच में तो नॉर्मल आएगा, ये पूरा 90 होना चाहिए था। तो 60 प्लस x बराबर 90, तो x का वैल्यू 30 है। समझ में आया बात? इस तरह से क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा, बनाओगे इस पर। चलिए
अब थोड़ा टर्न के तरफ चलिए। लाइट कम है, ब्राइटनेस जान दो, बात है मौसम हो ना कम है, आप वहाँ पे गए हम रहते हैं डरता है। देखो इधर देखो, क्या बताया अभी रिफ्लेक्शन है। तो अब देखिए सब सतह से रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा? बताओ ना कितना। हाँ ब्लैक होल, ब्लैक होल से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लाइट का छोड़ दो, कोई भी चीज वहां जाता है तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, बहुत तेजी से उसके जुनून सवार रहता है। जो चीज वहां गया वहीं रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। समझ आ रहा है? बहुत देर लग गया है। ठीक, तो ब्लैक होल का मतलब समझ में आया? ब्लैक होल से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, फोटोन के बारे में बता चुके हैं कि लाइट जो होता है फोटोन से बना हुआ रहता है। ठीक है, फोटोन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसकी जरूरत हमको पड़ेगी और जरूर पड़ेगी। ठीक है, देखिए जैसे पहले तो ये बताइए ये क्या है? ये क्या है? पार्ट ऑफ कर्वेचर है ना? पार्ट ऑफ कर्वेचर। देखिए ये पूरा पार्ट, ये पूरा कर्वेचर होगा ना? होगा कि नहीं होगा? उसी का ना एक पार्ट लिए और इसके सेंटर को तो सेंटर करते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं, कोई दिक्कत? इसको अगर इससे मिला दिए इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। अगर इसकी बात करें, इसकी लंबाई को हम लोग एपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं, द लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जितना पार्ट हम लिए हैं उसका सेंटर, ये तो पूरा कर्वेचर का सेंटर, लेकिन जितना पार्ट लिए उसका जो सेंटर होता है उसको पोल कहते हैं, उसको पी से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ध्यान सुना, ध्यान सुना। सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, देखिए एपर्चर का मिड पॉइंट पोल कहलाया, पूरे कर्वेचर का सेंटर सेंटर कहलाया, लेकिन सेंटर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकस। फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसको एफ से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? इतना बात समझने में, इतना बात समझने में कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब सुनिए। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूरे कर्वेचर का है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो जानना है कि सेंटर, फोकस और पोल का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन कैसे समझेंगे? देखिए, फोकस सेंटर और पोल का मिड पॉइंट है। दैट मींस सेंटर और पोल को जोड़ने वाली जो लाइन है इसको दो भाग में बांटने का काम कौन किया? फोकस किया। क्या यानी अगर ये पूरे रेडियस है, ये पूरे रेडियस है, तो रेडियस को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको फोकस नहीं निकल जाएगा। अरे 4 है, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 नहीं आ गया, हमको तो मिड पॉइंट रहना चाहिए। तो फोकस का रिलेशन हुआ ना रेडियस अपॉन 2, हुआ कि नहीं हुआ? और रेडियस 2f नहीं हो गया, रेडियस जो होगा फोकस का दुगुना होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? और फोकस से पोल की जो दूरी होती है, फोकस से पोल की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकस की लंबाई। कोई दिक्कत? अब जानते हैं कि फोकस से इतना, अगर मान लो फोकस से पोल की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितने सेंटीमीटर का? ए बोका 20 सेंटीमीटर का। दुगुना ना करना है, रेडियस दुगुना होता है फोकस का, तो ये कितना हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? समझ आ रहा है? आप क्या क्या समझे? पोल समझ गए, आप एपर्चर समझ गए, आप फोकल लेंथ समझ गए, आप फोकस समझ गए, आप सेंटर समझ गए। अब देखिए, अब रिफ्लेक्शन की मदद से आप कोई किरण आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? किरण कहाँ से आएगा? ऑब्जेक्ट से आएगा। ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार के हो सकते हैं? या तो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकते हैं। अब वहां से क्या होगा कि रे आएगा, रे सतह से टकराएगा, ये कहीं ना कहीं जाकर कटेगा, जहां पर कटेगा वहां इमेज बनेगा। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इसके मदद से। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज का दूरी कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं। कहां से नापते हैं? पोल से नापते हैं। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? देखो कितना आसान है, कितना आसान है लाइट चैप्टर।
इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, नहीं मिटाएंगे कैसे, पहले लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। आप देख रहे हैं ये इमेजिनरी लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कोई पूछेगा सेंटर कहाँ होता है, कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। फोकस कहाँ होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। पोल कहाँ होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं समझा दीजिएगा। सेंटर किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है। इस तरह से आप साइंस को आसानी से लाइट चैप्टर को पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखेंगे जादू, जो अब हम लोग पढ़े तो भाई आप बोले आसान हो जाएगा, इसके बाद रटना कम होना चाहिए। तो अभी देखिए इमेज फॉर्मेशन का 3 रूल समझेंगे, उसके बाद आप खुद इमेज बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखिए, अब देखिए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कब होता है और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी रे, इफ एनी रे comes parallel to the principal axis, it goes back, या कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड बैक, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू फोकस। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? क्या करेंगे इसको समझिए। सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे, इमेज लेंगे, और हम जानते हैं इसको पोल कहते हैं, हम जानते हैं पोल से फोकस होता है, फिर फोकस से क्या होता है, सेंटर होता है। भैया बोले कि अगर कोई रे पैरेलल आता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ ना, तो इफ एनी रे कम्स पैरेलल, यानी इसके पैरेलल कोई रे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस गोज बैक, रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू फोकस, तो ये रिफ्लेक्शन कहां से करेगा, फोकस से। कोई दिक्कत? और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कितने रे की आवश्यकता पड़ती है, 2 रे को। तो एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, तो कोई इमेज जाके कटेगा, जहां पर कटेगा वहीं पर इमेज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पहला नियम। पहला नियम क्या बोले कि अगर कोई पैरेलल आता है तो इसीलिए तो क्या समझे कि कोई भी रे पैरेलल आएगा तो कहां से मिलेगा, फोकस। फोकस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और दूसरा रूल इसका वाइस वर्सा होता है। दूसरा रूल क्या होता है, इसका वाइस वर्सा। यानी अगर कोई रे फोकस से आता है तो दूसरा इमेज कैसे बनाइएगा, फोकस डालिएगा, सेंटर डालिएगा, पोल डालिएगा। अगर कोई रे फोकस से आएगा तो टकराने के बाद पैरेलल भागेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तीसरा रूल कहता है अगर कोई चीज सेंटर से आएगा, कोई रे सेंटर से आएगा तो वापस उस सेंटर पर आईना के सामने, एकदम आईना के सामने सामने खड़े हो जाइएगा, नाभि के पास टॉर्च रखिएगा और मारिएगा, देखिएगा रोशनी ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एकदम उसी पर अदल बदल होते हैं। लेकिन हल्का ऐसे कीजिएगा तुरंत डिम से बर्बाद जाए। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि ये कहता है कि अगर कोई सेंटर से जाएगा तो वापस सेंटर पर ही जाएगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? 3 रूल। अब समझिए यहाँ पर बात होता है कि भैया कि यहाँ पर नॉर्मल कहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे क्या, यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे क्या? नहीं, कोई भी लाइन, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लाइन जो सेंटर को पास करते हुए इस पॉइंट पर जाकर मिलेगी, जिस पॉइंट से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हो रही है, उस पॉइंट से सेंटर से होते हुए जो रेखा गमन करेगी वही नॉर्मल होगी। नहीं समझ में आया? इसको मिटाएं, क्या समझ में आया? यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए ये सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है, यहाँ पर लाइट गिरी और ये फोकस से भागे, तो सेंटर से जाने वाली लाइन जो इसको 2 भाग में बांटेगी, ये इस पॉइंट पर आके मिलेगी, ये होगा नॉर्मल। कोई दिक्कत? अपने मन से यहाँ से नॉर्मल मत खींच लीजिए, तब बराबर नहीं होगा एंगल। सिंपल सी बात है भैया, अगर कोई लाइन ऐसे आया, यहाँ से हम लाइन खींचेंगे तो बराबर होगा? नहीं होगा। सेंटर से खींचोगे तो बराबर कट जाएगा, तब एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। कोई दिक्कत? नॉर्मल समझा कहाँ से आएगा? हाँ, सेंटर से जाकर उस मिड पॉइंट को कट करने वाली लाइन नॉर्मल। कोई दिक्कत? नोट कीजिए जल्दी। आइए, वैसे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी इमेज फॉर्मेशन का अपना रूल है। एक तरीका चुटकी में बता देते हैं, बुक निकाल लो जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन दिया हुआ है, हम लोग बकेंगे, बुक से मिलाना देखना सटीक मिल जाएगा। तरीका से क्या बोले? तरीका से देखो,